राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा कि हॉब्स ने सामाजिक समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या उससे पूर्व वाले में हमने देखा कि हॉब्स के जीवन के बारे में हमने जाना। अब हॉब्स ने सामाजिक समता सिद्धांत जो दिया उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो कि राजनीति विज्ञान BA तृतीय वर्ष के विषय कोर्स में दिया हुआ है। हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से राज्य की स्थापना की है, राज्य की रचना की है। अतः अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से राज्य की स्थापना के परिणाम स्वरूप कुछ विद्वान उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, तो कुछ उसकी आलोचना भी होती हैं। पहले हम उसकी सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताओं को जानेंगे। तो पहली विशेषता आती है, सामाजिक समझौता एक शासकीय नहीं है। शासकीय अनुबंध शासक और शासितों में समझौता होता है, किंतु यहाँ हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राजा और प्रजा के मध्य नहीं है, अपितु प्रजा के मध्य है, अर्थात व्यक्तियों के मध्य है। इस प्रकार से हम इसे शासकीय समझौता नहीं करके एक सामाजिक समझौते के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न बनता है कि इसे सामाजिक समझौता क्यों कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न आया, क्योंकि यह सामाजिक समझौता इसलिए है क्योंकि यह प्रजा के मध्य होता है, न कि प्रजा और राजा के मध्य। इसलिए हम इसे सामाजिक समझौते के नाम से जानते हैं। दूसरा बिंदु आता है, सामाजिक समझौता के माध्यम से जिस राजा की कल्पना की जाती है वह निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या आधिपत्य नहीं है। अर्थात इस समझौते के माध्यम से जन्म लेने वाला शासक पूर्णतः निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तीसरा बिंदु आता है कि इस अनुबंध के माध्यम से जब हम सामाजिक समझौते की बात करते हैं तो इसके निर्माण के पीछे जो कारण निकल के आता है वह है मनुष्य के भयभीत होने के परिणाम स्वरूप। अर्थात मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है संघर्ष में, प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है युद्धरत वातावरण में, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के माहौल में लगा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप ही इस समझौते का निर्माण होता है। अतः इस समझौते को मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबंधित है, वैध है, उसको इसे मानना ही होगा। इस प्रकार से ये समझौता वैधता के ऊपर भी आधारित है। अगला बिंदु आता है, शासक सर्वोच्च विधायक होता है। अर्थात 5 विशेषता आते हैं, शासक सर्वोच्च विधायक अर्थात कानून का निर्माता होता है, उसके आदेश ही कानून होते हैं, उसके आदेशों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन या नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात सामाजिक समझौते के माध्यम से जिस शासक का निर्माण होता है, जिस शासक की रचना होती है, वह शासक सर्वोच्च विधायी होता है, अर्थात सर्वोच्च कानून का निर्माता होता है। अगला बिंदु आता है, सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राकृतिक अवस्था की जो एकांकी भरी जो वातावरण था उसमें सामाजिकता स्थापित हो जाती है। अर्थात अब तक प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष में संलिप्त था, प्रत्येक व्यक्ति संघर्षरत था, परंतु अब प्रत्येक व्यक्ति आपसी भाईचारे सद्भाव के साथ एक सामाजिक वातावरण में रहने लगा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। इसके साथ साथ अगला बिंदु आता है, कोई भी इस समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति इस समझौते के उल्लंघन करने का अधिकार नहीं रख सकता है। इस प्रकार से सभी के ऊपर यह समझौता
बाध्यकारी होता है। अब हम इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना से पूर्व हम देखते हैं कि सामाजिक समझौते सिद्धांत में एक विशेषता आती है कि व्यक्ति जीवन रक्षा के अधिकार को लेकर के ही शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है, अन्यथा उसको किसी प्रकार का कोई विद्रोह करने का अधिकार या अधिकार दिया हुआ नहीं है। अब इसकी आलोचना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव की जो व्याख्या की है, उस स्वभाव की व्याख्या में पहला बिंदु आता है मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। अर्थात थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया है, अर्थात एक पक्षीय चित्रण किया है। एक पक्षीय चित्रण का अर्थ हुआ कि मनुष्य में केवल बुराइयों को ढूंढने का प्रयास किया है, अर्थात मनुष्य में अच्छाइयों का कहीं नामो निशान नहीं दिखाया है। प्रत्येक व्यक्ति या तो युद्धरत बताया गया है, या स्वार्थी बताया गया है, या उस वातावरण में लगा हुआ है जिससे अपनी उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए उसे संघर्षशील दिखाया गया है। जबकि मनुष्य स्वभाव से दो पक्षी होता है, कहीं वह स्वार्थी है तो कहीं वह सहयोगी भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव स्वभाव हमेशा एक पक्षीय नहीं होकर के दो पक्षीय ही होता है। अगला बिंदु आता है प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किसी परिस्थिति के ऊपर निर्धारण करना सही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव स्वभाव के परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक स्थिति को अशांतिपूर्ण, भयपूर्ण वातावरण, हिंसापूर्ण वातावरण के रूप में दिखाया गया है। जबकि जब वास्तविकता में हम देखते हैं तो पता चलता है कि प्राकृतिक अवस्था उस समय के वातावरण के ऊपर आधारित थी, उस समय के मानव स्वभाव के ऊपर आधारित थी, जो कि हमें एक पक्षीय दिखाई दिया है। अतः हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी होती है, प्राकृतिक अवस्था में शांतिपूर्ण स्थिति भी होती है। इसीलिए मनुष्य ने आपस में सहयोग करने के लिए, सहयोगी वातावरण स्थापित करने के लिए, आपसी समन्वय के लिए व्यक्ति तत्पर हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ही समझौता करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून की। जब हम बात करते हैं तो इसका हमें ये आभास होता है कि उस समय भी प्राकृतिक अधिकार थे, तो उस समय प्राकृतिक कानून थे, जिनके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य उस समय अपने अधिकार और कानूनों के बारे में जानता था। अगर व्यक्ति अपने अधिकार और कानूनों के बारे में जानता था तो इस प्रकार का एक भयपूर्ण वातावरण, हिंसापूर्ण वातावरण हमेशा बना रहा होगा, ये कल्पना करना संभव नहीं है। अगर हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का रहा था, प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार की थी, तो यह अवस्था, ये मानव जीवन लंबे समय तक नहीं चल सकता था। इसलिए एक पक्षीय व्याख्या करना संभव नहीं है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि निरंकुशता के द्वारा नियंत्रण करना, निरंकुशता के माध्यम से शासन का संचालन करना कुछ समय तक तो उचित हो सकता है, परंतु लंबे समय तक हम इसको बनाए रखें ये संभव नहीं है। इस प्रकार हम इसकी आलोचना भी करते हैं कि मानव स्वभाव की जो आलोचना की, उसके पीछे मूल कारण है कि मानव स्वभाव की एक पक्षीय उन्होंने व्याख्या की, जो उचित नहीं है। धन्यवाद।